नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पनियाल स्टडी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट का एग्ज़ाम आर्कियोलॉजी एंड म्यूज़ियम। ये जो एग्ज़ाम है ये कंडक्ट करवाया गया था हमीरपुर बोर्ड के द्वारा और एग्ज़ाम हुआ था 25 मार्च 2019 को, यानी अभी हाल ही में ये एग्ज़ाम हुए हैं। और अभी हाल ही में बहुत सारे एग्ज़ाम हुए हैं, आपके स्टार्ट हुए थे 24 मार्च से और 28 मार्च तक लास्ट एग्ज़ाम हुए। तो मैक्सिमम जो एग्ज़ाम है वो मैं कवर कर चुका हूँ उनका जीके सेक्शन। अगर आप हमीरपुर बोर्ड की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम हुए और अभी इस ईयर जो एग्ज़ाम हो रहे हैं वो आप अच्छे से रीड कीजिए, क्या क्या उसमें क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस तरह का जो लेवल रह रहा है एग्ज़ाम का और एग्जामिनेशन पैटर्न किस तरह से रह रहा है और कौन कौन से टॉपिक एग्ज़ाम में मोस्टली पूछे जा रहे हैं, तो वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो जो भी लास्ट वीडियो मैंने बनाई है उनको ज़रूर देखिए। आप प्लेलिस्ट में अलग से मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। जो मैक्सिमम एग्ज़ाम है वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ कुछ एक एग्ज़ाम को छोड़ के। तो आज हम बात करने वाले हैं इस एग्ज़ाम की। तो इसका पोस्ट कोड था 595 और एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो आपसे इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो टोटल 170 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैक्सिमम मार्क्स रहते हैं 85 और मैक्सिमम जो टाइम दिया जाता है वो दिया जाता है 2 आवर्स का। और इसमें जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन रहता है मार्क्स का 120 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं सब्जेक्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन। अगर बात करें सब्जेक्ट की तो सब्जेक्ट इसमें था हिस्ट्री, तो एमए हिस्ट्री इसमें मांगी गई थी और आर्कियोलॉजी में। तो मैक्सिमम इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, अगर आप हमीरपुर बोर्ड की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो जो इसमें मैक्सिमम सब्जेक्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन है वो आपकी एक तरह से सभी क्वेश्चन जीके रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि जो इनको सब्जेक्ट है वही हमारा जीके होता है हमीरपुर बोर्ड के लिए। तो वो भी हम डिस्कस करेंगे, पूरा एग्जाम हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें जो सब्जेक्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन है वो एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री से रिलेटेड है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बेसिक्स क्वेश्चन है। ऐसा भी नहीं है कि काफ़ी डीप क्वेश्चन है, तो काफ़ी बेसिक्स क्वेश्चन है, तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं हमीरपुर बोर्ड की किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। बट आज इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे सिर्फ जीके के क्वेश्चन जो सभी के लिए कॉमन रहते हैं और एग्जाम में पूछे गए थे। तो चलिए उन्हीं को देखते हैं डायरेक्ट। तो जीके के क्वेश्चन जो स्टार्ट हो रहे हैं वो 81 से स्टार्ट हो रहे हैं। बाकी जो पार्ट है वो बाकी जो क्वेश्चन रहेंगे वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, तो उसे भी जरूर देखिए, वो भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पे चेक कर सकते हो तो आप यहाँ पे देखोगे जितने भी जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो काफ़ी बेसिक से क्वेश्चन है जो आपको जीके में पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में, अगर उसमें एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जीके सेक्शन। इसमें जो जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो स्टार्ट है 81 से। तो फर्स्ट क्या है, तो कुछ ही क्वेश्चन जो जीके के रहते हैं वो भी आपकी हिस्ट्री के रहते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कीर्ति स्तंभ एट चित्तौड़ राजस्थान वॉज बिल्ट बाय, तो किसके द्वारा बनाया गया था कीर्ति स्तंभ? तो ये बनाया गया था रावल कुमार सिंह के द्वारा। ऑप्शन डी रावल कुमार सिंह करेक्ट आंसर है। 82 द कैपिटल ऑफ बहामनी किंग्स वॉज, तो देखिए जो लास्ट एग्जाम मैंने डिस्कस करा था उसमें इसी साम्राज्य के बारे में पूछा गया था, बहामनी राज्य के बारे में। तो उसमें क्वेश्चन सिंपल ये था कि इसकी जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? तो वो की गई थी हसन गंगू के द्वारा, जो अपने जब गद्दी पे बैठते हैं तो अलग से नाम से बैठे थे, जिनका गद्दी पे बैठने के टाइम जो नाम था वो था अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। तो एग्जाम में जो आपके पास ऑप्शन दिया था वो दिया था अलाउद्दीन हसन, और आपने अगर कहीं पे पढ़ा होगा तो आपने मोस्टली पढ़ा होगा हसन गंगू, तो उस करके कन्फ्यूज़न भी क्रिएट हो जाती है। और यहाँ जो क्वेश्चन पूछा है वो इसी राज्य से पूछा है, बट पूछा गया है आपसे कि इनकी कैपिटल कौन थी? वो थी गुलबर्ग। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 83 गोल गुम्बज जो पड़ता है बीजापुर डिस्ट्रिक्ट आपकी स्टेट कर्नाटका में, और ये इंडिया का सबसे लार्जेस्ट डोम है। क्वेश्चन भी पूछा जाता है सबसे लार्जेस्ट डोम कौन सा है? गोल गुम्बज है, और ये बनाया गया था मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा 17वीं शताब्दी में। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। तो यही पूछा गया है कि ये कौन सी शताब्दी में बनाया गया था? तो 17वीं शताब्दी में बनाया गया था मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा, पड़ता है डिस्ट्रिक्ट बीजापुर स्टेट कर्नाटका। 84 ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट एट हम्पी वॉज बिल्ट बाय, तो हम्पी में जो स्मारकों का समूह है उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था?
तो हम्पी की बात करें तो ये राजधानी थी विजयनगर साम्राज्य की, जिसकी स्थापना था 1336 में हरिहर और बुक्का के द्वारा की गई थी। तो आपसे पूछा जाता है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या है, तो वो हम्पी है। तो यहाँ पूछा गया है जो हम्पी में जो स्मारकों का समूह था उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो वो किया गया था हरिहर और बुक्का के द्वारा। तो अभी मैंने बात की हरिहर और बुक्का कौन थे जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी 1336 में, दोनों भाई थे और राजधानी इसकी थी हम्पी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 85 क्या है द डेड बॉडी ऑफ बाबर बाय हिज ओन चॉइस बरीड इन, तो बाबर का जो शव था उसकी इच्छा अनुसार कहाँ पे दफनाया गया था। तो 85 का जो करेक्ट आंसर है हमारे पास वो है ऑप्शन सी, तो वो था काबुल में। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे काफ़ी बार पूछे जाते हैं, तो उनके जो मकबरे हैं वो पूछे जाते हैं कहाँ कहाँ पे हैं। तो बाबर की बात करें तो ये काबुल में है। अगर मैं बाकी बात करूँ जो बाकी मुगल शासक थे, जैसे आपके पास जो मेन एग्जाम पूछे जाते हैं, तो बात करें हुमायूं की, बाबर के बाद उनके बेटे हुमायूं आए थे, उनका था न्यू दिल्ली में। आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि किसके इंडिया में है और किसके इंडिया से बाहर है, तो इस तरह से आपके पास ऑप्शन दिए जाते हैं। तो हुमायूं का था न्यू दिल्ली में, बाबर का था काबुल में। और उसके बाद नेक्स्ट बात करें अकबर की, तो अकबर का था सिकंदरा में। जहांगीर की बात करें तो वो है लाहौर में। और शाहजहां का है मकबरा आपका आगरा में। और उसके बाद लास्ट जो इम्पोर्टेंट हमारे पास रह जाते हैं वो रह जाते हैं औरंगजेब। औरंगजेब का जो आपके पास मकबरा है वो है दौलताबाद और इसे औरंगाबाद के नाम से भी जाना जाता है। तो आपके बाबर और उसके बाद जहांगीर का मकबरा वो इंडिया से बाहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 द उपनिषद वर ट्रांसलेटेड बाय दारा शिको इन पर्शियन अंडर द टाइटल ऑफ, तो दारा शिको ने किस शीर्षक के तहत उपनिषद का फारसी में अनुवाद किया। तो 86 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपके पास क्या है सिर ए अकबर, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। और दारा शिको की बात करें तो ये बेटे थे शाहजहां के। नेक्स्ट बात करते हैं 87 क्या है विच वॉज द बर्थ प्लेस ऑफ गुरु नानक। गुरु नानक जो सिखों के सबसे पहले गुरु थे, तो इनका बर्थ प्लेस क्या था। तो 87 का जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन डी तलवंडी। ऑप्शन डी तलवंडी इसका करेक्ट आंसर है, और जिसे आजकल नानकाना साहिब के नाम से भी जाना जाता है, जो आपका पड़ता है पाकिस्तान में। नेक्स्ट 88 क्या है द फादर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट इन इंडिया इज, तो भारत में गर्मपंथी आंदोलन के पिता कौन थे। तो 88 का जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है बाल गंगाधर तिलक। तो ऑप्शन डी बीजी तिलक इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 89 क्या है 89 है सती वॉज प्रोहिबिटेड बाय, तो सती प्रथा को प्रतिबंधित किसके द्वारा किया गया था। तो 89 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपके पास है लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा को प्रतिबंध किया गया था, और ये किया गया था आपसे डेट भी पूछी जाती है 1829 में। तो आपके लिए डेट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 90 इन विच ईयर सॉल्ट सत्याग्रह टुक प्लेस, तो नमक सत्याग्रह किस साल हुआ था। तो 90 का जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन ए, तो ये हुआ था 1930 में। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है 91 द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वॉज स्टार्टेड बाय, तो 1857 की जो क्रांति हुई थी, जो विद्रोह हुआ था, वो किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो 91 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए, तो ये हुआ था सिपाही के द्वारा, सिपाहियों के द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, और ये सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था। मुझे एग्ज़ाम का डायरेक्ट नाम याद नहीं आ रहा है, बट अभी हाल ही में ये एग्ज़ाम हुआ था हमीरपुर बोर्ड का, तो उसी में ये सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था। नेक्स्ट 92 डायर की, जिसे हम द्विशासन पद्धति कहते हैं, वॉज इंट्रोड्यूस इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ, तो कौन से
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में डाई की इंट्रोड्यूस हुई थी? तो 92 का जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन बी, ये हुई थी 1919 में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। और जो आपके पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था उसे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 93। अरविंदो घोष वॉज अरेस्टेड इन कनेक्शन विद, तो अरविंदो को किस संबंध में गिरफ्तार कर लिया गया था? तो 93 का जो करेक्ट आंसर है आपके पास वो है ऑप्शन बी, अलीपुर बम केस। अलीपुर बम केस के जुर्म में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और उसके बाद जो चितरंजन दास थे उन्होंने इनका केस लड़ा था और उन्हें रिहाई दिलाई थी। तो सभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 94 आपके पास क्या है? क्रिप्स मिशन केम टू इंडिया, तो क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 94 का जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन ए, 1942 में। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। और इसके जो हेड थे वो थे सर स्टीफर्ड क्रिप्स, जिनके नाम पे इसका नाम रखा गया था और उन्हें इंडिया भेजा गया था। विंस्टन चर्चिल जो उस टाइम ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे वहाँ के। नेक्स्ट 95 क्या है? सत्यशोधक समाज वॉज फाउंडेड बाय होम, तो इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 95 का जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है? ज्योतिराव फुल्ले, ज्योतिराव फुल्ले के द्वारा की गई थी सत्यशोधक समाज की स्थापना। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट 96 द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना वॉज बिल्ट बाय, तो ग्रेट ऑफ वॉल ऑफ चाइना किसके द्वारा बनाई गई थी? 96 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है आपके पास? सी हुआंग टी, तो सी हुआंग टी के द्वारा बनाई गई थी द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। नेक्स्ट 97 कार्ल मार्क्स बिलोंग टू, तो कार्ल मार्क्स कहाँ के रहने वाले थे? 97 का जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन ए, तो ये थे जर्मनी के रहने वाले। नेक्स्ट 98 द फर्स्ट कंट्री टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन इज, तो किस देश ने सबसे पहले संविधान बनाया अपना? तो 98 का जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन सी, तो वो थी यूएसए। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यूएसए। नेक्स्ट 99 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, भारतीय संविधान किस तरह का है? तो 99 का जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन बी, ये है क्वासी फेडरल। तो ऑप्शन बी क्वासी फेडरल इसका करेक्ट आंसर है। और सिंपल शब्दों में कहूं कि क्वासी फेडरल का मतलब क्या है, तो पहले समझते फेडरल का मतलब क्या है। आपके पास जैसे स्टेट है और सेंटर है, तो एक आपके पास सेंटर हो गया, दूसरे आपके पास हो गया स्टेट। जब दोनों के पास इक्वल पावर होगी तो वो आपके पास हो गया फेडरल। और क्वासी फेडरल में आपके पास क्या होता है? पावर्स दोनों के पास है, सेंटर के पास भी है और स्टेट के पास भी है, बट जो मोस्ट ऑफ द पावर है वो किसके पास रहती है? सेंटर के पास रहती है। और स्टेट के पास भी पावर रहती है, बट जो मेन पावर है वो सेंटर के पास रहती है। जैसे इंडिया में है तो उसे कहते हैं क्वासी फेडरल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, तो 100 क्वेश्चन क्या है? द टोटल नंबर ऑफ लैंग्वेज इन 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो लास्ट डे की बात करें, जो लास्ट मेरी वीडियो है वो मैंने डिस्कस करी थी नायब तहसीलदार मेन एग्जामिनेशन की, तो उसमें यही सेम क्वेश्चन पूछा गया था बट थोड़ा घुमा फिरा के पूछा गया था। तो उसमें पूछी गई थी अमेंडमेंट, और साथ ही साथ उसमें पूछी गई थी आपसे जो लैंग्वेज ऐड की गई है, 4 लैंग्वेज एक्स्ट्रा ऐड की गई थी 8th शेड्यूल में, तो वो भी वहाँ पूछा गया था। अगर आपने मेरा एग्जाम जो लास्ट मैंने डिस्कस करा था मेंस का, वो सारा जीके बेस था, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आप उन एग्जाम को रीड करते हो जैसे नायब तहसीलदार आरआईड, तो आपके लिए काफ़ी हेल्प रहती है, ठीक है, इस तरह के एग्जामिनेशन को देने में। तो यहीं पे देखिए क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं। तो आपका जो लैंग्वेज है वो आपका आता है कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में। तो टोटल हमारे पास 12 शेड्यूल है, 12 अनुसूचियाँ हैं, जिसका जो 8th शेड्यूल है वो है लैंग्वेज के बारे में, और उसमें हमारे पास टोटल लैंग्वेज है 22। और पहले हमारे पास 18 लैंग्वेजेस थी इसमें, उसके बाद 4 अलग से लैंग्वेज ऐड की गई थी
और वो ऐड हुई थी आपकी 2004 में। तो अमेंडमेंट थी आपकी 92nd अमेंडमेंट 2003, जिसमें आपके पास 3 नई लैंग्वेज ऐड की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में। और वो जो लैंग्वेज थी वो थी आपकी मैथिली। फर्स्ट आपके पास थी मैथिली, और उसके बाद नेक्स्ट आपके पास थी डोगरी, बोडो और संथाली। तो ये आपके पास 4 लैंग्वेज थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें तो डायरेक्टली इस तरह से नहीं पूछ जाएंगे। अगर आप अलाइट की तैयारी करो तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़ा आपसे डीपली पूछा जाता है, डायरेक्ट लैंग्वेज के बारे में पूछा जाता है कौन कौन सी है। तो इसमें सिंपल पूछा जाता है कितनी लैंग्वेज है, या आपसे शेड्यूल पूछा जाता है। नेक्स्ट 101, विच ऑफ द फ्लोइंग रेट कैन बी इशूड ओनली अगेंस्ट अ गवर्नमेंट ऑफिशियल। तो आपका जो आर्टिकल 32 होता है, जिसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो सॉल्व ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी है, जिन्हें हमारे जो संविधान निर्माता है BR अम्बेडकर जी के द्वारा कहा गया था कि ये हमारे संविधान की आत्मा है, आर्टिकल 32। तो उसी में आपके पास अलग अलग तरह की रेट्स आती है। तो उसमें से ऐसी कौन सी रेट है जो लगती है अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल के। तो 101 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपके पास ऑप्शन बी। तो वो रेट है मैंडमस। तो ऑप्शन बी मैंडमस इसका करेक्ट आंसर है। और यहाँ पे बात करें तो आपके पास ये आता है आपके पास आर्टिकल 32 में, और टोटल आपके पास 5 रेट्स है। तो एक 4 तो आपके पास यहाँ दी गई है, हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन और शेरिटरी। और इसके बाद नेक्स्ट है क्यू वारंटो। तो ये आपके पास 5 रेट्स है। तो हम ये बोर्ड की बात करें तो आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है कई बार कितनी रेट्स है, तो टोटल 5 रेट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102, व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ प्रेसिडेंट। तो जो राष्ट्रपति है वो कौन सी एज में रिटायर हो जाते हैं। 102 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है, नो एज लिमिट। और इनका जो कार्यकाल रहता है वो रहता है 5 वर्ष का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 103। 103 क्या है, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो आर्टिकल 76 में आते हैं, हैज़ द पावर टू अपीयर इन। तो 103 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी, एनी कोर्ट इन इंडिया। तो ये बात करें, ये भारत के पहले लीगल ऑफिसर होते हैं। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, लीगल लॉ ऑफिसर होते हैं। तो ये किसी भी कोर्ट में अपीयर हो सकते हैं, एनी कोर्ट इन इंडिया। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 104, राज्यसभा इज डिसॉल्व्ड। तो ये क्वेश्चन पहले भी काफ़ी बार पूछा चुका है और मैं पहले भी काफ़ी बार डिस्कस कर चुका हूँ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। क्यों? क्योंकि ये आपके पास परमानेंट हाउस होता है, ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होता। लोकसभा डिसॉल्व होती है। और थोड़ी सी बात करें राज्यसभा के बारे में, तो इसमें टोटल मेंबर जो रहते हैं, मैक्सिमम संख्या रहती है 250 और एट प्रेजेंट है 245, जिसमें जो आपके 12 मेंबर रहते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं और नॉमिनेट किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। और अगर आपको इलेक्ट होना है एमपी के लिए, राज्यसभा के लिए, तो आपकी जो एज है वो होनी चाहिए 30 साल। ठीक है, तो ये कुछ एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट थे। और इसके जो मेंबर है वो 1/3 मेंबर हर 2 साल के बाद अवकाश ग्रहण करते लेते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 क्या है, हाउ मेनी लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स आर देयर इन दिल्ली। तो दिल्ली में एमएलए की कितनी सीट्स है। तो 105 का जो करेक्ट आंसर है आपके पास वो है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी 70। तो जैसे हिमाचल में 68 सीट है, तो वैसे ही दिल्ली में कितनी है, 70। नेक्स्ट 106, द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन बी रिमूव्ड बाय। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश को कैसे हटाया जा सकता है। 106 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए, तो प्रेसिडेंट के द्वारा हटाए जा सकते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इसका। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 107 के हैं, लो टाइड्स आर। तो जो लो टाइड्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, तो वो होते हैं वीक। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 108, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कहाँ से पास नहीं होती,
108 का जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन बी, तो वो है पाकिस्तान से पास नहीं होती, बाकी इंडिया से पास होती है, बांग्लादेश और म्यांमार से भी पास होती है। ठीक है, ये आपके पास अर्थ होती है। ये जो बीच में लाइन इसको कट करती है उसे कहते हैं इक्वेटर, और इक्वेटर के ऊपर 33 डिग्री एंड हाफ वो आपके पास होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और नीचे आपके पास होती है ये भी 23 एंड हाफ, ऊपर भी आपके पास 23 एंड हाफ है, तो नीचे आपके पास होती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो ये आपकी इंडिया, बांग्लादेश और म्यांमार से पास होती है, बट पाकिस्तान से पास नहीं होती। नेक्स्ट 109, द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज, तो भारत की जो पपड़ी है उसमें प्रचुर मात्रा में कौन सी चीज़ मिलती है? तो 109 का जो करेक्ट आंसर आपके पास है वो है ऑप्शन सी, तो ये है एल्यूमिनियम। तो अर्थ क्रस्ट की बात हो रही है तो वो है एल्यूमिनियम। अगर आपके पास कोर की बात होती तो उसका आंसर आपके पास, तो आंसर होता आयरन। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है 110, डोलोमाइट इज एन, तो डोलोमाइट क्या चीज़ है? तो 110 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ये है सेडिमेंट्री रॉक्स। तो सेडिमेंट्री रॉक्स का एग्जाम्पल है डोलोमाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 111, द ट्रॉपिकल घासलैंड आर कॉल्ड, तो जो उष्ण कटिबंधीय घास है उसे क्या कहते हैं? तो 111 का जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन सी, तो उसे कहते हैं सवाना। नेक्स्ट, तो देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन है ये घास के मैदान की क्वेश्चन है, ये काफ़ी बड़ा एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, और खास करके इस तरह से पूछा जाता है कि कौन से कंटिनेंट में कौन से महाद्वीप में इस तरह की घास पाए जाते हैं। तो लोकेशन इसकी आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पढ़ना, जो लास्ट एग्जाम आया था उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट 112, ऑन शोर ब्रीज डेवलप्स इन, जो तटवर्ती पवन है वो उत्पन्न होती है कैसे? कब उत्पन्न होती है? 112 का जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन ए, तो वो उत्पन्न होती है डे में, दिन में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 113, द लार्जेस्ट ओशियन इज, तो सबसे बड़ा समुद्र कौन सा है? तो 113 का जो आपके पास करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी, तो वो आपके पास है प्रशांत महासागर। तो आप इसको याद करने के लिए ट्रिक मेरे पास है, तो आप ऐसे याद कर सकते हो पैसा करके। तो सबसे बड़ा आपके पास हो गया पी से हो गया पैसिफिक ओशियन, और उसके बाद दूसरे नंबर पे यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे थोड़ा लिखा नहीं जा रहा इससे पेन से। पी के बाद आ गया ए से आपके पास हो गया अटलांटिक ओशियन, तो वो आपके पास दूसरे नंबर पे आता है। थर्ड में आपके पास आता है इंडियन ओशियन, और उसके बाद एस से आपके पास आता है साउथर्न ओशियन, और ए से आपके पास आता है आर्कटिक ओशियन। तो सबसे बड़ा है पैसिफिक और सबसे छोटा आपके पास है आर्कटिक, तो पैसा करके आप इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट 114, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नोन एज सह्याद्री माउंटेन, तो सह्याद्री पर्वत के नाम से किसे जाना जाता है? 114 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, वेस्टर्न घाट। तो ये आपके पास इंडिया है, तो इस तरह से कुछ है जस्ट मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपके पास पड़ता है वेस्टर्न घाट, और वेस्टर्न घाट को ही हम सह्याद्री पर्वत के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट 115, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन पेनिनसुलर इंडिया, तो पेनिनसुलर का मतलब क्या होता है? जैसे आपके पास कोई भी लैंड मास है, मान लीजिए इंडिया के जो आपके पास साउथर्न पोस्ट है वो कुछ इस तरह का है। अब वो क्या है, यहाँ से आपके पास अरब सागर है, यहाँ से आपके पास बंगाल की खाड़ी है, और यहाँ से इंडियन ओशन है। तो यानी यहाँ से और यहाँ से तीनों तरफ से आपसे जो लैंड मास है वो पानी से घिरा है, और ऊपर आपके पास इस साइड आपके पास ज़मीन ही ज़मीन है, लैंड ही लैंड है। तो इस तरह का आपके पास कोई भी जो प्लेस हमारे पास होता है उसे कहते हैं पेनिनसुलर, जो तीनों तरफ से पानी से घिरा हो। तो वही पूछा गया है, जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया है यानी साउथ का जो पार्ट है उसकी सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? तो 115 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, तो वो है गोदावरी, जिससे हम साउथ गंगा के नाम से भी जानते हैं, दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट ये निकलती है नासिक से,
इंपॉर्टेंट है, नासिक महाराष्ट्र से। नेक्स्ट 116, विच स्टेट ऑफ इंडिया इज नोन एज शुगर बॉल। तो भारत का कौन सा राज्य है जिसे हम शुगर बॉल के नाम से जानते हैं? चीनी का कटोरा। देश जो कंट्री हमारे पास है वो है क्यूबा। और इंडिया में स्टेट की बात करें तो 116 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट 117, द नेचुरल हैबिटेट ऑफ राइनोसर इन इंडिया इज। तो भारत में गैंडे का जो प्राकृतिक निवास है वो कहाँ पे है? 117 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, तो ये है काजीरंगा। काजीरंगा नेशनल पार्क भी है आपका, जो है असम में, स्टेट असम। और ये फेमस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो एक सींग वाले गैंडे हैं वो काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये भी जो क्वेश्चन है काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट होता रहता है आसाम के बारे में। और कई बार आपसे पूछा जाता है कौन सी स्टेट में है, कई बार आपसे पूछा जाता है किस लिए फेमस है। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में घुमा फिरा के रिपीट होते रहते हैं। 118, नागार्जुन सागर डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, कौन सी रिवर पे बना है, कौन सी स्टेट में है। 118 का जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन बी, तो नागार्जुन सागर डैम बना है आपका कृष्णा नदी पे। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं ये कौन सी स्टेट में है, आपके लिए ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 119, द सप्लाई ऑफ लेबर इन द इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन। तो अर्थव्यवस्था में श्रम की आपूर्ति किस पर आधारित होती है? तो 119 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए, तो ये किस पे बेस्ड होती है? ये पॉपुलेशन पे बेस्ड होती है, जनसंख्या पे। नेक्स्ट 120, विच इज़ द मोस्ट असेंशियल फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर। तो जो एंटरप्रेन्योर होता है उसका सबसे आवश्यक कार्य क्या होता है? 120 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, रिस्क बेयरिंग, जोखिम उठाना। तो ये किसी भी एंटरप्रेन्योर का सबसे असेंशियल फंक्शन होता है, रिस्क उठाना। 121, मोनोपोली मीन्स। मोनोपोली का मतलब क्या होता है? 121 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सिंगल सेलर। जब आपके पास बेचने वाला सिर्फ एक ही होता है और खरीदने वाले सभी होते हैं, जैसे आपके पास जो हमारे पास ट्रेन है, रेलवे सिस्टम है, वो आपके पास आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर और उसमें सफ़र सभी करते हैं। तो वो किस में आता है? आपका मोनोपोली मार्केट में, जिसमें आपके पास सिंगल सेलर होता है और खरीदने वाले बहुत होते हैं। तो अलग अलग तरह के आपके पास मार्केट होते हैं। तो मैंने लास्ट एक एग्ज़ाम डिस्कस करा था, उसमें आपके पास जो मार्केट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन था, वहाँ मैंने फुल डिटेल में से डिस्कस करा था। आई थिंक स्टेनो का एग्ज़ाम था, तो आप उसमें चेक कर सकते हो, मैंने फुल डिटेल में डिस्कस करता। अलग अलग तरह के जो मार्केट रहते हैं एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ पे देखिए रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट 122, 122 के है, ग्लोपिंग इन्फ्लेशन इज ऑल्सो नोन एज। तो इसे और किस नाम से जाना जाता है? 122 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, तो इसे कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन भी कहते हैं, हाइपर इन्फ्लेशन और ग्लोपिंग इन्फ्लेशन। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। और बात करें ग्लोपिंग इन्फ्लेशन की, जिसे हम हाइपर इन्फ्लेशन और जंपिंग इन्फ्लेशन के नाम से भी जानते हैं, तो इसमें क्या होता है, जो महंगाई होती है वो बहुत तेजी से बढ़ती रहती है और इसका जो इफेक्ट पड़ता है वो पड़ता है जिनकी इनकम जो काफ़ी लो होती है या फिर मिडिल होती है, उन पर काफ़ी एडवर्स इफेक्ट इसका पड़ता है। तो आपके पास जो गुड्स है, चाहे आपके पास कोई भी सर्विसेज है, उसकी जो आपके पास इन्फ्लेशन है वो इंक्रीज करती है, या 2 डिजिट में या 3 डिजिट में काफ़ी अधिक मात्रा में इंक्रीज करती है। तो इस तरह के आपके पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 123, सुसाइडल बैग ऑफ सेल आर नोन एज। तो सुसाइडल बैग किससे कहते हैं? सेल्स की, यानी जहाँ पे जो हमारी कोशिकाएं हैं वो खुद ब खुद मर जाती है, जैसे आत्महत्या कहते हैं जैसे। तो 123 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए, तो वो है लाइजोसोम। तो लाइजोसोम को हम क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग ऑफ सेल्स। रीज़न यही है क्योंकि ये क्या करते हैं, या तो फिर ऑब्जर्व कर लेते हैं या एनगल्फ कर लेते हैं जो भी डेड सेल्स होते हैं उन्हें। और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम पावर हाउस कहते हैं सेल्स का, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 124, चिकन पॉक्स इज कॉज्ड बाय। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें आपके पास डायरेक्टली पूछा जाता है कि जो बीमारी हो रही है वो प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस किसकी वजह से हो रही है।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है चिकन पॉक्स, ये होता आपका वायरस की वजह से। और इसका जो वायरस है वो है वेरिसेला, उसका नाम है वेरिसेला जोस्टर वायरस, वेरिसेला जोस्टर वायरस। और इसका मेन रीजन यही रहता है, या फिर एयर के थ्रू या फिर डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से ये बीमारी होती है, जिसे हम चेचक कहते हैं। तो वायरस की वजह से कौन कौन सी बीमारी होती है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, आप इन्हें नोट कर सकते हो। जैसे आपके पास एचआईवी वायरस होते हैं, एड्स जो एड्स की बीमारी है वो भी वायरस की वजह से होती है। चिकन पॉक्स हो गया, इसी में आपके पास आ गया स्मॉल पॉक्स। और नेक्स्ट बात करें तो चिकनगुनिया, डेंगू, डेंगू काफ़ी फेमस है और एग्जाम पूछा जाता है। जो इसका जो आपके पास वायरस रहता है, जो रहता है जिसका नाम है फ्लेविराइडी फ्लेवी वायरस, जो कैरी किया जाता है एडिस इजिप्टी मॉस्किटो के द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है। और इबोला वायरस, हेपेटाइटिस, जिका वायरस, पोलियो, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, रूबेला, ये कुछ एक फेमस डिजीज है जो होती है वायरस की वजह से, एग्जाम में पूछी जाती है। अगर आपको नहीं पता तो आप नोट कर सकते हो। नेक्स्ट 125, व्हीट इज ए, गेहूं क्या है? तो 125 का जो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन आपके पास है करेक्ट बी, तो ये है हर्ब, ऑप्शन बी हर्ब इसका करेक्ट आंसर है। हर्ब इस तरह के प्लांट होते हैं जिनका हम यूज़ खाना बनाने के लिए करते हैं या तो ऐसे दवाई में करते हैं यूज़, तो वो व्हीट भी उसी में आता है आपका हर्ब में। नेक्स्ट 126, राइप ग्रेप्स कंटेन, तो जो पके हुए अंगूर है उनमें क्या होता है? 126 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, तो उसमें होता है फ्रुक्टोज, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है हिमाचल जी के रिलेटेड है। तो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वाज द कैपिटल ऑफ जगत सुख ड्यूरिंग द एंशिएंट पीरियड? तो प्राचीन समय में जगत सुख की राजधानी क्या थी? 127 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, तो ये थी कुरुत। 128, साच पास, ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? हिमाचल प्रदेश की। 128 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, डिस्ट्रिक्ट चंबा। और यहाँ मैं बता दूँ, अगर आप हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी फर्स्ट टाइम कर रहे हो और आपको हिमाचल जीके पढ़ना है, तो मैंने अपने चैनल पे काफ़ी सारी ट्रिक्स बनाई हैं। तो प्लेलिस्ट का नाम है HP GK ट्रिक, तो एक बार जाके जरूर विजिट करें। अगर आप फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हो तो मे भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है और आपको एक पॉजिटिव बूस्टर दे सकते हैं एग्जामिनेशन तैयारी के लिए। तो जो बेसिक चीज़ें वो आपको पढ़ने की जरूरत शायद ना पड़े। नेक्स्ट 129, रिवार्सल लेक हिमाचल प्रदेश की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये है डिस्ट्रिक्ट मंडी में, तो काफ़ी फेमस लेक है और इसे तैरते टापुओं की झील भी कहते हैं। 130, विच ऑफ द फ्लोइंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट हैज़ हाईएस्ट हाइड्रो कैपेसिटी? तो हिमाचल प्रदेश में कौन सा जल विद्युत परियोजना है जिसकी सबसे अधिक कैपेसिटी है? तो 130 का जो करेक्ट आंसर है आपके पास वो है ऑप्शन ए, तो वो है करछम वांगतू हाइड्रो प्रोजेक्ट। तो करेक्ट आंसर था ऑप्शन ए, और ये पड़ता है आपका किन्नौर में। बसपा आपका पड़ता है किन्नौर में। चमेरा प्रोजेक्ट जो है ये पड़ता है आपका डिस्ट्रिक्ट चंबा में। और पोक डैम ये पड़ता है आपका डिस्ट्रिक्ट, बात करें तो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 131, इन ए सर्टेन कोड क्यूरेटिव इज रिटन एज BSVDDUHS। तो आपके पास नेक्स्ट एक वर्ड दिया गया है, तो बोला गया है इसे हम सेम कोड में किस तरह से लिख सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे पैटर्न बता देता हूँ, उसके बाद आप इसे खुद सॉल्व कर सकते हो। तो देखते हैं इसमें पैटर्न क्या फॉलो किया गया है। तो फर्स्ट आपके पास लेटर है क्यूरेटिव, तो सबसे पहले क्या कीजिए, इसको आप दो हाफ में डिवाइड कर दीजिए। तो फर्स्ट आपके पास हो गया CURA, तो फर्स्ट आपके पास स्टेप ये है, आप इसे 2 हाफ में डिवाइड कर दीजिए। नेक्स्ट है इसे रिवर्स ऑर्डर में लिख लीजिए। रिवर्स ऑर्डर आपके पास हो गया ARUC। अब क्या कीजिए, जो ये अल्फ़ाबेट है उसमें +1 कर दीजिए। +1 किस तरह से, आपके पास A के बाद क्या आएगा B, R के बाद क्या आएगा S, U के बाद V और C के बाद D। तो ये आपके पास जो कोड है वो फॉर्म हो गया फर्स्ट हाफ तक, BSVD फर्स्ट हाफ आपके पास आ गया। अब इसको अगर आपको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हो। नेक्स्ट हाफ में आपको क्या करना है, नेक्स्ट आपके पास बच गया TIVE,
आप सेम पैटर्न फॉलो कीजिए, इसे रिवर्स लिख दीजिए। तो आपके पास रिवर्स में हो गया EBIT। अब उसके बाद आपको +1 नहीं करना है, इसमें -1 करना है नेक्स्ट आप में। तो E से पहले आपके पास आता है D, B से पहले आपके पास आता है U, I से पहले आता है H और T से पहले आपके पास आता है S। तो ये आपके पास हो गया नेक्स्ट आप DUHS। तो ये इसमें पैटर्न फॉलो किया गया है। और अगर सेम मेथड आप यहाँ पे करते हो स्ट्रीमिंग में, यहाँ पे इसको डिवाइड कर दीजिए 2 हाफ में। तो पहले आपके पास हो गया STE और A, उसके बाद इन्हें रिवर्स कर दीजिए। रिवर्स करने के बाद आपके पास बन गया AE और आपके पास हो गया TS। तो अब आपको क्या करना है, +1 करना है। तो A के बाद आपके पास होता है B और E के बाद आपके पास होता है F, T के बाद आपके पास होता है U, S के बाद आपके पास होता है T। तो ये आपके पास फर्स्ट हाफ हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हाफ आपके पास क्या बच गया, MING। तो नेक्स्ट आपको क्या कीजिए, रिवर्स कर दीजिए। तो रिवर्स आपके हो सकेगा GNIM। और उसके बाद आपको +1 नहीं -1 करना है। तो -1 अगर आप करोगे तो F से पहले आपके पास, G से पहले आपके पास होता है F, N से पहले आपके पास होता है M, I से पहले आपके पास होता है H और M से पहले आपके पास होता है L। तो इस तरह से आपके पास पैटर्न कुछ फॉलो हो गया आपके पास। और जो ऑप्शन हम देखें तो ऑप्शन A इसका करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से आपको सिंपल इसका जो पैटर्न है वो फॉलो करना है कि किस तरह से सीरीज को बनाया गया है, किस तरह से कोड को बनाया गया है। तो उसके बाद ही इसे आप इसे सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास क्या है, व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। और आपके पास सीरीज दी है CIG, FLG और IOM। तो नेक्स्ट आपको बताना है क्या है आपके पास। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पास जो अल्फ़ाबेट है वो लिखे हैं। तो मैं आपको यहीं से बता देता हूँ। मैं आपको सिंपल बताता हूँ कि जो सीरीज़ है वो किस तरह से फॉर्म की है, उसके बाद आप आंसर खुद भी निकाल सकते हो। तो सबसे पहले हमारे पास है CIG। तो देखिए इसको किस तरह से बनाया गया है। तो आपके पास है C। तो यहाँ पे आपको, आई होप आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपके पास C है। तो उसके बाद नेक्स्ट हमने I लिया है। तो I कितने लेटर के बाद हमने लिया है, कितने अल्फ़ाबेट के बाद हमने लिया है। तो 1 2 3 4 5 6, यानी हमने पहले किया है +6 और उसके बाद हमारे पास है G। तो G के लिए हमने क्या किया, -2 किया। तो I और H को छोड़ के -2 कर दिया। तो यहाँ पे पैटर्न क्या आपके पास है, पहले आप +6 करो अल्फ़ाबेट में, उसके बाद -2 करो। तो चलिए देखते हैं ये पैटर्न हमारे पास नेक्स्ट में फॉलो हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो नेक्स्ट हमारे पास है FLG। ठीक है, तो F से स्टार्ट करते हैं। F से हमारे पास स्टार्ट करते हैं। तो +6 हमें करना है। तो +6 कैसे होगा, 1 2 3 4 5 6। तो 6 में आपके पास L आ गया। तो देखिए यहाँ पे L आपके पास दिया है। उसके बाद -2 करना है। तो -2 आपके पास क्या हो गया, एक आपके पास L माइनस हो गया और एक आपके पास K। तो क्या बच गया, J। तो ये आपके पास पैटर्न फॉलो हो रहा है इसमें, +6 और -6। तो नेक्स्ट आपके पास है IOM। तो नेक्स्ट आपके पास हो गया I के बाद +6 कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6। तो O आपके पास आ गया नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए। और उसके बाद आपके पास -2 करना है, तो आपके पास M आ जाएगा। ठीक है, तो सेम आपको नेक्स्ट में भी फॉलो करना है। और नेक्स्ट जो आपके पास स्टार्ट हो रहा है, जैसे आपके पास C के बाद जो सीरीज स्टार्ट हो रही है वो F से स्टार्ट हो रही है, यानी आपके पास 2 अल्फ़ाबेट को प्लस करने के बाद D और E को छोड़ने के बाद आपके पास F आ रहा है, G और H को छोड़ने के बाद I आ रहा है। तो वैसे आपको J और K छोड़ने पड़ेंगे, उसके बाद L से आपको स्टार्ट करना है। ठीक है, तो आपके पास अगर आप डायरेक्टली यहीं से करते हो तो आपको पूरा करने की, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। आप यहीं से फॉलो कर सकते हो कि आपके पास नेक्स्ट जो है वो स्टार्ट होगा L से। तो ऑप्शन A यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो आपको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट आपके पास करंट अफेयर की क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है, द फर्स्ट एवर UN इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। तो 133 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी, जनवरी 25। नेक्स्ट, विच IIT हैज़ बिन रिसेंटली लॉन्च्ड एन ऐप रोशनी टू हेल्प ब्लाइंड आइडेंटिफाई नोट्स। तो किसके द्वारा लॉन्च की गई है। 134 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, IIT रोपड़ करेक्ट आंसर है।
135 द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट 3D पेंटेड कंक्रीट बेस हैज़ बीन रिसेंटली ओपन इन विच कंट्री। तो किस देश में विश्व का सबसे लंबा 3D प्रिंटेड कंक्रीट बेस अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है? तो 135 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, तो ये हुआ है चाइना में। नेक्स्ट 136 हु हैज़ बिकम द इंडियाज फर्स्ट वुमेन IPS ऑफिसर टू कंप्लीट साउथ पोल एक्सपेडिशन। तो पहली कौन बनी है जिसने दक्षिण ध्रुव अभियान को पूरा किया है? तो पहली IPS अधिकारी। तो 136 का जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन ए, उनका नाम है अर्पणा कुमार। तो ऑप्शन ए अर्पणा कुमार उनका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 137 आपके पास क्वेश्चन है इंग्लिश से रिलेटेड। तो 37 आपके पास क्या है? एंटोनिम ऑफ द वर्ड डाइवल्ज। तो डाइवल्ज का मीनिंग होता है किसी चीज़ को बताना, किसी चीज़ को प्रकट करना, किसी चीज़ का ऐलान करना, डिक्लेयर करना, भेद खोलना। ठीक है, तो इसका जो अपोजिट वर्ड है वो है कंसील, जिसका मतलब होता है छुपाना। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 138 मीनिंग ऑफ द ईडियम बैकस्टेयर इन्फ्लुएंस। तो सिंपल शब्दों में कहूँ बैकस्टेयर इन्फ्लुएंस का मतलब होता है अप्रोच लगाना। ठीक है, सीक्रेट वे में अप्रोच लगाना ताकि किसी को पता ना लगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? इन्फ्लुएंस एक्सर्टेड सीक्रेटली। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 139 करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो 139 का जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन सी इंट्रोगेटिव INTERROGATIVE। तो ये इसकी करेक्ट स्पेलिंग है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास 3 क्वेश्चन हिंदी से रिलेटेड है, 3 क्वेश्चन इंग्लिश के रहते हैं। तो 140 क्या है? अंग अंग ढीला होना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? तो 140 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बहुत थक जाना। जब हम बहुत थक जाते तो हम कहते हैं अंग अंग ढीला हो गया। 141 कृष्ण सर्प, इसमें कौन सा समास है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, इसमें है तत्पुरुष समास। नेक्स्ट 142 अति का विलोम शब्द क्या है? तो 142 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी अति का विलोम शब्द यानी उल्टा जो वर्ड है वो है अल्प। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। तो ये था पार्ट 1 और पार्ट 2 भी मैं जल्दी लाने की कोशिश करूंगा। तो दोनों पार्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो पार्ट 2 रहेगा वो ऐसा ही कि सिर्फ जिन्होंने ये एग्ज़ाम दिया है या जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं उन्हीं के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमीरपुर बोर्ड की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और आपको एग्ज़ाम में एंशिएंट हिस्ट्री या फिर मेडिवल हिस्ट्री पूछी जाती है तो इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन है, आपके लिए तो प्लस पॉइंट रहता है कि एग्जाम में किस तरह की क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मे बी 120 में से आपको अगर एग्जाम में अगर 2 या 3 क्वेश्चन भी टकर जाते हैं इसी में से, तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। तो नेक्स्ट पार्ट को भी जरूर देखिए। तो बताइए ये पार्ट आपको कैसा लगा और इसका जो लेवल है, एग्जाम का लेवल है इस पार्ट का, वो आपको कितना लगा। ठीक है, इजी, मॉडरेट और हार्ड। तो आज के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिए। सो थैंक यू सो मच।